हाँ जी, नेक्स्ट चैप्टर है थ्योरी ऑफ डिमांड। हाँ जी, प्लीज आवाज नहीं। चैप्टर थ्योरी ऑफ डिमांड। डिमांड मतलब मांग, इच्छा, ठीक है। तो डिमांड को करने से पहले दो कंसेप्ट आपको और क्लियर करने होंगे। एक होता है वांट, एक होता है डिजायर, एक वर्ड है हमारे पास डिमांड, ठीक है। पहले डिजायर लिखवाया था कि मैंने वांट लिखवाया था आपको? पहले वांट ही है ना? हाँ, क्या पहले डिजायर है ना? ड्यू टू लैक ऑफ रिसोर्सेस। हाँ जी, हाँ हाँ, देखिए तीनों का डिक्शनरी मीनिंग सेम है। डिजायर मीन्स विश, वांट का मतलब भी विश और डिमांड का मतलब भी विश। डिक्शनरी मीनिंग सेम है, लेकिन इकोनॉमिक्स की टर्म में ये तीनों कंसेप्ट अलग अलग हैं। डिज़ायर मतलब आपके मन में इच्छा आई कि मुझे कोई चीज़ लेनी है, लेकिन उस चीज़ को लेने के लिए आपके पास कोई मीन्स या कोई रिसोर्सेज नहीं है। इच्छा आई कि कार लेनी है, लेकिन कार को लेने का कोई साधन नहीं है। कैसे लें? ना लोन ले सकते हैं, ना कोई चीज़ बेच सकते हैं, ना कोई कमाई का साधन है। मतलब कुछ नहीं समझ में आ रहा कि कार लेंगे कैसे, लेकिन लेनी है, ठीक है। तो वो डिज़ायर है। अब वांट क्या है? कार लेनी है, कार लेने के लिए रिसोर्सेज भी हैं, मतलब मान लो पैसे हैं या कोई ऐसी चीज़ है जिसको बेच के आप कार ले सकते हो, या कोई आपका फ्रेंड है जो आपको पैसे दे सकता है, मतलब रिसोर्सेज हैं। लेकिन अभी आपके अंदर विलिंगनेस नहीं है उन पैसों को खर्च करने की। कई बार होता है पैसे तो होते हैं हमारे पास, लेकिन हम खर्चते नहीं हैं उसको, अपनी नीड पूरी नहीं करते, क्योंकि हमारी प्रायोरिटी कुछ और होती है। उस टाइम हम उन लिमिटेड रिसोर्सेज का, उन पैसों का कहीं और यूज़ करना चाहते होते हैं। मैंने क्या बताया कि आपके पास जितने रिसोर्सेज हैं वो स्केयर्स हैं, उनके अल्टरनेटिव यूजेस हैं। आप एक ड्रेस परचेज कर सकते हो 500 में, आप एक बुक परचेज कर सकते हो, आप मूवी देख सकते हो। अब आपको ड्रेस भी लेनी है, बुक भी परचेज करनी है, मूवी भी देखनी है, तीनों में से करोगे तो एक ही काम ना, क्योंकि रिसोर्सेज क्या है? लिमिटेड है, लिमिटेड है। क्लियर है? तो अब यहाँ पर क्या है? रिसोर्सेज तो है, मान लीजिए आपने बुक परचेज करनी है, रिसोर्सेज तो हैं, लेकिन अभी आप कहते हो हमने मूवी देखनी है, तो आपके अंदर विलिंगनेस नहीं है उन रिसोर्सेज को बुक के ऊपर खर्च करने की। समझ में आई बात? ठीक है। तो ड्यू टू लैक ऑफ विलिंगनेस जो चीज़ अधूरी रह जाती है उसको बोलते हैं वांट। ड्यू टू लैक ऑफ रिसोर्सेज जो चीज़ अधूरी रह जाती है उसको बोलते हैं डिज़ायर। क्लियर होगी दोनों चीज़ें? अब थर्ड टर्म क्या है? डिमांड, जो हमारा चैप्टर है। डिमांड के लिए पहली बहुत चीज़ है मन में इच्छा का आना कि मुझे ये चीज़ खरीदनी है। उस चीज़ को खरीदने के लिए आपके पास कोई साधन होना चाहिए, पैसे होने चाहिए। फिर आपके अंदर थर्ड एलिमेंट जो कि वांट में मिसिंग था, दैट इज़ विलिंगनेस, वो होना ज़रूरी है। आप उन पैसों को खर्च करने के लिए तैयार हो, पर्टिकुलर टाइम पर और पर्टिकुलर प्राइस पर। आपको पता है कि इस चीज़ का प्राइस ये है, जिस टाइम पर आप उसको खरीदने जा रहे हो और आप उसको खर्च करने के लिए तैयार हो, आपके पास पैसे हैं, तो वो क्या बन जाती है? डिमांड। क्लियर है?
अब डिमांड का फिर मीनिंग क्या आया? डिमांड का मीनिंग क्या है? व्हेन अ कंज्यूमर और पर्सन इज रेडी टू बाय अ particular quantity, ready to buy a particular quantity of a particular commodity at a certain price and time. जब कोई भी पर्सन किसी भी चीज़ की कितनी भी क्वांटिटी, कितने भी प्राइस पर, किसी भी टाइम पर लेने के लिए तैयार हो जाता है तो वो क्या बन जाती है? डिमांड। डिमांड डजंट मीन दैट यू हैव एक्चुअली बॉट द गुड्स एंड सर्विसेज। डिमांड का मतलब ये नहीं कि आपने वो चीज़ एक्चुअल में परचेज कर ली। अगर आप तैयार हो जाते हो ना खरीदने के लिए कि ठीक है भैया इतनी क्वांटिटी दे दो इस कॉमोडिटी की, मैं तैयार हूँ, तो वो क्या कहलाती है? डिमांड। तो क्वेश्चन आ जाता है पेपर में कि क्या डिमांड एक्चुअल परचेज के इक्वल होता है? हमेशा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अब आप एक सेलर के पास गए, आप मान लीजिए कोई वेजिटेबल लेने जा रहे हो, आपने उसका प्राइस पूछा, उसने बता दिया कि हाँ मान लीजिए अनियन ही है, आपने उसका प्राइस पूछा, वो कहता 50 रुपये किलो है, आपने बोला ठीक है भैया 2 किलो पैक कर दो, तो आप लेने के लिए कितना तैयार हो गए? 2 kg ऑफ अनियन। ये आपकी क्या हो गई? डिमांड। फिर उस भाई के पास जितने प्याज पड़े थे उसने उसको तोला तो वो निकले 1.8, 1 किलो 800 ग्राम, पूरे नहीं हुए। तब आपने एक्चुअल में अब कितने खरीदे? 1.8। डिमांड कितनी करी थी? 2। तो ये हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि जितना आपने डिमांड किया आपकी परचेज भी उतनी ही हो। कई बार आप उसको बोल देते हो ठीक है पैक कर दो, मैं अभी आ रहा हूँ, पैक करके रखो, इतने में मैं कहीं और जा रहा हूँ, अब वापस आते ही नहीं है। आपने वो चीज़ परचेज ही नहीं करी, लेकिन डिमांड तो करी, खरीदने के लिए तैयार तो हुए। इसका मतलब ये नहीं कि आपने वो चीज़ एक्चुअल में खरीद ली। तो डिमांड का मतलब क्या है? जब रेडी टू बाय, मतलब आप जब तैयार हो जाते हो ये चीज़। तो पेपर में क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ डिमांड? ऑप्शन ए व्हेन अ कंज्यूमर इज़ रेडी टू बाय, या ऑप्शन बी व्हेन अ कंज्यूमर हैज़ एक्चुअली बॉट। फिर आप क्या लिखोगे? रेडी टू बाय। एक्चुअली बॉट वाला आंसर नहीं देना, ठीक है जी। देखिए अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? मीनिंग ऑफ डिमांड, इट इज़ अ वेरियस क्वांटिटीज ऑफ अ कॉमोडिटी which a consumer is willing to buy at alternative prices during a given period of time। अब इस जो मैंने लिखा और जो यहाँ पर लिखा है इसमें फ़र्क बता दो, क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है, मैंने लिखा पर्टिकुलर क्वांटिटी, इन्होंने लिखा हुआ है वेरियस क्वांटिटीज़। मैंने लिखा है पर्टिकुलर प्राइस या सर्टेन प्राइस, इन्होंने लिखा है अल्टरनेटिव प्राइसेस। तो फिर फ़र्क तो है ही है। डिमांड का मतलब क्या है? जब आप एक चीज़ खरीद रहे हो या जब आप बहुत सारी चीज़ें खरीद रहे हो और आपके पास उस टाइम पर अल्टरनेटिव्स हैं। कैसे? अब मैं एक टेबल बनाऊंगी, टेबल से फिर ये चीज़ भी क्लियर होगी और जो बुक में लिखा है वो भी क्लियर होगा। टेबल देखो क्या है, ये प्राइस और ये किसी चीज़ की डिमांड। हम यहाँ पर कॉमोडिटी क्या ले रहे हैं? अनियन, ठीक है। अब आपको ये भी पता है जनरल वे में कि देयर इज़ ऑलवेज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। मतलब एक कंज्यूमर की आपकी टेंडेंसी क्या है? जब आप मार्केट में शॉपिंग करने जाते हो, अगर प्राइस कम होगा तब आप उसकी ज़्यादा परचेजिंग करोगे, अगर प्राइस ज़्यादा होगा तब आप उसकी क्वांटिटी कम कर देते हो। कंडीशंस, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई हो रही हैं, मतलब वो चीज़ आपकी नेसेसिटी ना हो, आपको उस चीज़ की एमरजेंसी ना हो। ये हम एक्सेप्शन में बाद में करेंगे। हम जनरल वे में बात कर रहे हैं कि एक कंज्यूमर की सोच क्या होती है? अगर प्राइस ज़्यादा होगा तो मैं डिमांड कम करूँगा और अगर प्राइस कम होगा तो मैं डिमांड ज़्यादा करूँ।
अब अगर अनियन का प्राइस 10 रुपये है, तब आप डिमांड कर रहे हो 5 किलो, 20 हो गया, 4, 30, 3, 40, 2, 50 पर 1। ठीक है, अनियन के रेट पर केजी के हिसाब से बढ़ रही हैं, तब आप क्वांटिटी कम करते जा रहे हो। यहाँ पर क्या है, 10, 20, 30, 40, 50 क्या है, अल्टरनेटिव प्राइसेस। क्या है, अल्टरनेटिव प्राइसेस। 5, 4, 3, 2, 1 क्या है, वेरियस क्वांटिटीज। तो अब डेफिनेशन समझ में आई जो लिखा हुआ है। अल्टरनेटिव प्राइसेस पर जब आप वेरियस क्वांटिटीज लेने के लिए तैयार हो जाते हो, दैट इज कॉल्ड डिमांड। मैंने जो लिखा वो लिखा था पर्टिकुलर प्राइस पर पर्टिकुलर क्वांटिटी जो आप लेने के लिए तैयार हो जाते हो। मैंने उसमें आपको ऑप्शन ही नहीं दी प्राइसेस की, मैंने प्राइस ही 1 बोला, और उसके ऊपर आप अगर मान लो प्राइस 10 है, तब आप कितनी क्वांटिटी लेने के लिए तैयार हो, 5 kg। लेकिन जब आपके पास अल्टरनेटिव प्राइसेस अवेलेबल हैं, अल्टरनेटिव ऑप्शंस अवेलेबल हैं, फिर आप क्या कर रहे हो, अपनी क्वांटिटी को चेंज कर रहे हो। ठीक है, अगर हम सिंगल प्राइस और सिंगल क्वांटिटी ले रहे हैं, जो कि मैंने यहाँ पर लिखा है, फिर ये बन जाती है क्वांटिटी डिमांडेड। क्या बन जाता है, क्वांटिटी डिमांडेड। लेकिन जब हम अल्टरनेटिव प्राइसेस लेंगे और अल्टरनेटिव क्वांटिटी डिमांडेड लेंगे, अल्टरनेटिव क्वांटिटी डिमांडेड। क्वांटिटी डिमांडेड क्या है, पर्टिकुलर प्राइस और उसके अगेंस्ट पर्टिकुलर क्वांटिटी। फिर मान लीजिए ये ख़त्म हो गया, नया प्राइस क्या आ गया, 20, उसके सामने पर्टिकुलर क्वांटिटी कितनी है, 4, तो ये अब क्या बन गया, अगेन क्वांटिटी डिमांडेड। 30 पे 3 क्या है, क्वांटिटी डिमांडेड। 40 पर 2 क्या है, क्वांटिटी डिमांडेड। तो जब हमारे पास अल्टरनेटिव प्राइसेस और अल्टरनेटिव क्वांटिटी डिमांडेड आ जाते हैं, तब उसको हम क्या बोलते हैं, डिमांड। दोनों चीज़ें सही हैं, डिमांड की डेफिनेशन भी लिख सकते हो, क्वांटिटी डिमांडेड की डेफिनेशन भी लिख सकते हो। लेकिन अगर ऑप्शंस ऐसी आ रही हैं पेपर में, मतलब मान लीजिए 4 ऑप्शंस हैं, डिमांड की डेफिनेशन पूछी गई है, अगर उसमें चारों में से सिर्फ एक ही ऑप्शन है डिमांड को लेकर, या ये वाली या आपकी बुक वाली, फिर दोनों में से जो होगी आप उसके ऊपर टिक करोगे, क्योंकि दोनों सही हैं। अगर दोनों ही हैं, वैसे होता नहीं है, अगर दोनों ही हैं, फिर हम ये अल्टरनेटिव वाली के ऊपर टिक करेंगे। क्लियर है? अगर पूछा ही क्वांटिटी डिमांडेड को लेके है, फिर आप पर्टिकुलर वाली डेफिनेशन टिक करोगे। क्लियर हुई मैंने क्या बात बोली? अगर तो डिमांड को लेके क्वेश्चन आता है, दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं, पर्टिकुलर प्राइस वाली भी और अल्टरनेटिव प्राइसेस वाली भी। ठीक है, दोनों अवेलेबल हैं, डिमांड को लेके पूछा गया है, तब आप अल्टरनेटिव वाली टिक करोगे। क्वांटिटी डिमांडेड को लेके पूछा गया है, पर्टिकुलर वाली टिक करोगे। डिमांड का क्वेश्चन है, अल्टरनेटिव वाली ऑप्शन है ही नहीं है, पर्टिकुलर वाली है, फिर भी आप पर्टिकुलर वाली के ऊपर टिक करोगे, क्योंकि दोनों चीज़ें आपकी डिमांड को शो करते हैं। वो तो ये है कि हम क्या मान के चलते हैं कि हमारे पास अल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं, हम मान के चलते हैं। अगर ना हो तब क्या है, क्वांटिटी डिमांडेड। क्वांटिटी डिमांडेड भी तो डिमांड का ही कंसेप्ट है। समझ में आई बात? अब समझ में आया मैंने क्या बोला? डिमांड का क्वेश्चन पूछा गया है, दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं, क्वांटिटी डिमांडेड की डेफिनेशन भी दी है, डिमांड की भी दी है, तब डिमांड के ऊपर टिक करोगे। डिमांड का ही क्वेश्चन पूछा है, डिमांड की डेफिनेशन नहीं डाली, क्वांटिटी डिमांडेड की डाली है, इसके ऊपर टिक करोगे। क्वांटिटी डिमांडेड की डाली है, इसके ऊपर टिक करोगे। क्लियर हुई बात? बताओ अब आपका क्वेश्चन क्या है? विलिंग टू बाय का मतलब क्या है? विलिंग टू बाय का मतलब क्या है? रेडी टू बाय, खरीदने के लिए तैयार हो। विलिंग टू बाय, खरीदने के लिए तैयार हो। और टर्म्स तो चेंज हो जाएंगी ना। अब ये मत सोचना कि वर्ड टू वर्ड आपको वैसा ही मिलेगा पेपर में।
तभी तो हम हर बार टर्म्स चेंज कर देते हैं। रेडी टू बाय, फिर मैंने यहाँ पर डेफिनेशन में क्या लिखा है, विलिंगनेस। तो ये चीज़ तो आपको समझनी है। क्लियर हुई बात? अब वो मत सोचना कि रेडी टू बाय वाला तो है ही नहीं, जो ऑप्शन विलिंग टू बाय है, अब क्या करें। क्लियर हुई बात? चलिए आगे देखिए। तो यहाँ पर मेनली 3 एलिमेंट हैं जो आपकी डिमांड को इफ़ेक्टिव बनाते हैं। इफ़ेक्टिव डिमांड का मतलब क्या है? इफ़ेक्टिव डिमांड मतलब जो हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप इतनी डिमांड करो। क्यों करो? क्योंकि हम आपको इतनी सप्लाई दे रहे हैं। मान लीजिए मैं प्रोड्यूसर हूँ, मेरे पास डेली 100 यूनिट हैं बेचने के लिए, तब मैं क्या एक्सपेक्ट करती हूँ कि मेरे 100 के 100 बिक जाएं। अगर 100 यूनिट सप्लाई है तो मैं कह रही हूँ 100 यूनिट्स की ही डिमांड हो। तो जितना मैं एक्सपेक्ट करती हूँ वो क्या है? इफ़ेक्टिव डिमांड। और डिमांड को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए क्या ज़रूरी है? आपके मन में इच्छा का आना, आपके पास पैसों का होना और आपके अंदर पैसों को खर्च करने की विलिंगनेस, विलिंग पावर होना। क्लियर है? इफ़ेक्टिव डिमांड मीन्स जितना हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं। अब मैंने अपनी बात की, तो इकॉनमी की बात करो। पूरी इकॉनमी आपसे ये एक्सपेक्ट करती है कि जितना वो सप्लाई करती है उतनी ही इकॉनमी में डिमांड हो। मतलब एग्रीगेट सप्लाई मस्ट बी इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड। इक्विलिब्रियम की सिचुएशन होनी चाहिए इकॉनमी में। अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा? मान लीजिए सप्लाई करने के लिए मेरे पास 100 यूनिट्स हैं, डिमांड सिर्फ 50 की आई, तो बाकी 50 को मैं कैसे कवर करूंगी? कम रेट पे, लॉस पर, प्राइस कम करना पड़ेगा। मेरे पास 100 यूनिट्स हैं, डिमांड आप 150 कर रहे हो, फिर मुझे प्राइस बढ़ाना पड़ेगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि इक्वल होना चाहिए, ना आपका नुकसान हो ना हमारा नुकसान हो। क्लियर है? चलिए अब आगे नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है? डिमांड इज डिफरेंट फ्रॉम क्वांटिटी डिमांडेड। ये मैंने आपको बता दिया। क्वांटिटी डिमांडेड क्या होता है? जिसमें एक ही प्राइस और एक ही क्वांटिटी ले रहे हैं। डिमांड क्या है? जिसमें एंटायर रिलेशनशिप ले रहे हैं ऑफ अल्टरनेटिव प्राइसेस एंड अल्टरनेटिव क्वांटिटीज। क्लियर होगी बात? आगे एग्जाम्पल दे रखी है कि मान लो आइसक्रीम का अगर रेट 1 रुपये है, तब आप 5 यूनिट्स खरीद रहे हो। जैसे जैसे आइसक्रीम्स के रेट बढ़ेंगे आप उसकी क्वांटिटी कम कर दोगे। वो मैंने अनियन वाली लिख दी, बात एक ही है। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक देखो, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपकी डिमांड को इफेक्ट करते हैं? हाँ जी, क्या है? कौन से फैक्टर्स हैं बताना? हाँ जी, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड या डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। अब पेपर में तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है। अब आपका वोकैब होना चाहिए। लिखा हुआ है इसमें फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। कौन कौन से फैक्टर्स आपकी डिमांड के ऊपर असर डालते हैं? आ गया क्वेश्चन कि इनमें से कौन सा डिमांड का डिटर्मिनेंट नहीं है या है। अब ये क्वेश्चन तो कराया ही नहीं जी, है ना? तो ये चीज़ें सेम है। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो डिमांड को डिटरमाइन करते हैं? एक ही चीज़ है। क्लियर होगी बात? अब जैसे आप लॉन्ग क्वेश्चंस करते थे मैनेजमेंट में या किसी और में, मेरिट्स हो गए, एडवांटेज हो गए, इंपॉर्टेंस हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गया, चारों चीज़ें एक है। चारों चीज़ें एक है, ठीक है। अगर अलग अलग आ रहा है कि हाँ इसके ऑब्जेक्टिव बताओ और इसके एडवांटेज बताओ, फिर तो आपको अलग अलग हेडिंग ढूंढने पड़ते हैं। लेकिन अगर पेपर में एक ही चीज़ आ रही है ना, तब आप चारों में से कोई भी चीज़ डाल सकते हो। उसके फीचर्स में ढूंढ लो उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके फीचर्स में से ढूंढ लो उसकी मेरिट्स क्या है। तो ये सारी चीज़ें एक ही होती हैं। तो ऐसे यहाँ पर है। तो फर्स्ट फैक्टर जो आपकी डिमांड के ऊपर असर डालता है वो है प्राइस ऑफ द गुड। गुड मतलब कॉमोडिटी। गुड का मतलब क्या है यहाँ पर इकोनॉमिक्स में? कॉमोडिटी मतलब वो थिंग, वो वस्तु। प्राइस ऑफ द गुड कंसर्न्ड,
कंसर्न्ड का मतलब जिसको आप खरीदने के लिए जा रहे हो, इसको हम डिनोट करते हैं पी से। अब एग्जाम्पल अनियन की ही ली है तो उसी को कंटिन्यू करते हैं। अनियन लेने जा रहे हो तो अगर उसका प्राइस ज़्यादा होगा तो आप उसकी डिमांड कम करोगे, अगर उसका प्राइस कम होगा तब आप उसकी डिमांड ज़्यादा करोगे। ठीक है, जब हम एक फैक्टर करेंगे तब हम ये अज्यूम करेंगे कि बाकी के फैक्टर क्या रहने चाहिए, कांस्टेंट। क्लियर है, सिर्फ प्राइस का ही इफेक्ट देखेंगे और चीज़ों का नहीं देखेंगे। क्लियर है, तो यहाँ पर प्राइस और डिमांड के बीच में क्या रिलेशनशिप आ गया, नेगेटिव, इनवर्स। क्लियर है। सेकंड, अब हम करते हैं इनकम ऑफ द कंज्यूमर, इसको हम Y से डिनोट करते हैं। अब आप मार्केट में प्याज लेने जा रहे हो, ठीक है, अगर आपकी इनकम ज़्यादा है तब आप डिमांड क्या करोगे, ज़्यादा करोगे, प्राइस को आप इग्नोर कर दोगे। अगर आपकी इनकम कम है तो आप डिमांड कम करोगे। क्लियर है, जब इनकम की बात करेंगे तब इसको इग्नोर करोगे, जब इसकी बात करेंगे तब इनकम को इग्नोर करोगे। अगर दोनों को साथ में लेके चलोगे तब आप किसी का इफेक्ट बता ही नहीं पाओगे। ठीक है, हमने क्या किया था, इस चैप्टर को जब हम स्टार्टिंग से इसकी इंट्रोडक्शन कर रहे थे, बिजनेस इकोनॉमिक्स के फीचर्स कर रहे थे, मैंने बोला था लार्जली बेस्ड ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स। फिर एक और फीचर आ गया प्रैग्मेटिक इन अप्रोच। प्रैग्मेटिक में क्या बताया था, ये प्रैक्टिकल है, लेकिन क्या ये अभी जो चीज़ हो रही है ये प्रैक्टिकल है? मतलब अगर हम प्राइस की बात करें तब क्या उस टाइम पर इनकम चेंज नहीं हो सकती? जब हम इनकम की बात करें, अब मैं कह रही हूँ कि इनकम ज़्यादा होगी तब आप डिमांड ज़्यादा करोगे, लेकिन मान लीजिए प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गया, फिर इनकम का क्या करोगे? ठीक है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, अजम्पशन के ऊपर बेस्ड है, थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, तो ये मान के चलना पड़ेगा, प्रैक्टिकल इसमें कुछ भी नहीं है। अब हम प्राइस की बात कर रहे हैं तो इनकम को कांस्टेंट मानो, इनकम की बात कर रहे हैं तो प्राइस को कांस्टेंट मानो। कांस्टेंट कुछ भी नहीं होता। एनवायरनमेंट क्या है, डायनामिक है, चेंज होता रहता है। एनवायरनमेंट में ही हम हैं, एनवायरनमेंट में ये सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन ये अजम्पशन है किसी भी चीज़ को प्रूव करने के लिए। क्लियर है, तभी तो इकोनॉमिक्स को परफेक्ट साइंस नहीं बोला जाता। आगे, तो इनकम और डिमांड के बीच में क्या रिलेशनशिप है, पॉजिटिव। क्लियर है। अब थर्ड वन देखो क्या है, प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स, जब आप कोई भी चीज़ लेने जा रहे हो मार्केट में, उसका या तो आपको कॉम्प्लीमेंट्री परचेज करना पड़ता है या उसका सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होता है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होती हैं, अगर कोई एक चीज़ लेने गए हो तो साथ में दूसरी भी लेनी पड़ेगी। अगर आप कार परचेज करी है तब आपको पेट्रोल डलवाना ही पड़ेगा। अगर आपने पेन लिया है तब आपको इंक लेनी ही पड़ेगी। अगर आपने मार्कर लिया है तब आपको बोर्ड और इंक लेनी ही पड़ेगी। क्लियर हुई बात। अगर आपके पास पीसी है तब आपको कीबोर्ड लेना ही पड़ेगा, माउस लेना ही पड़ेगा। तो ये चीज़ें क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री हैं, मतलब जिसके बिना आपकी डिमांड अधूरी है। क्लियर है। जैसे चाय में शुगर और मिल्क, ये कॉम्प्लीमेंट्री हो गया। अब यहाँ पर ना जब हम बात करते हैं तो जनरल वे में बात करते हैं, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। अब चाय में मिल्क और शुगर, हम तो जी ब्लैक टी पीते हैं वो भी फीकी, हमारी तो चाय का कोई कॉम्प्लीमेंट्री है ही नहीं। हम तो कार में सीएनजी डलवाते हैं, पेट्रोल तो है ही नहीं, है ना। पेन तो हम डिस्पोजेबल लेते हैं, इंक हमें लेने की ज़रूरत है ही नहीं। वो चीज़ों की बात नहीं करते। क्लियर है। हम जनरल वे में बात कर रहे हैं, शर्ट एंड ट्राउज़र तो वो भी कॉम्प्लीमेंट्री हैं। हम तो सिर्फ शर्ट ही पहनते हैं, ट्राउज़र पहनते ही नहीं। हम तो सिर्फ ट्राउज़र पहनते हैं, लाइक सलमान खान, हम शर्ट पहनते ही नहीं। वो चीज़ अलग है, वो चीज़ अलग है। क्लियर है। अब आगे क्या आ गया, सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट मीन्स
अगर आप कोई एक चीज़ लेने जा रहे हो, मार्केट में इतनी चीज़ें हैं कि हर एक की वैरायटी है, हर एक की ऑप्शंस अवेलेबल है। एक चीज़ नहीं मिलेगी तो उसका सब्स्टिट्यूट ले लो। आजकल तो मेडिसिन में भी सब्स्टिट्यूट आ रहे हैं। अगर एक पर्टिकुलर ब्रांड के आपको मेडिसिन कंपनी की मेडिसिन नहीं मिल रही तो जेनरिक मेडिसिन आ रही हैं, सस्ते सब्स्टिट्यूट आ रहे हैं, सेम सॉल्ट के आ रहे हैं, बस एक कंपनी का ठप्पा लग जाता है और वो चीज़ महंगी हो जाती है। ठीक है, एक आपको एक मार्कर नहीं मिला तो आप कोई और ब्रांड का मार्कर ले लो। टूथपेस्ट के कितने ब्रांड्स अवेलेबल हैं, शैम्पू के कितने ब्रांड्स अवेलेबल हैं, सोप के कितने ब्रांड्स अवेलेबल हैं। इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूट, जो एक दूसरे की जगह पर हम यूज़ कर सकते हैं। इसमें हम एग्जांपल लेते हैं टी और कॉफ़ी। टी, कॉफ़ी और कोल्ड ड्रिंक सब्स्टिट्यूट हैं ये। जब कोई घर पे गेस्ट आता है क्या आप बोलते हो, चाय पियोगे, कॉफ़ी पियोगे या ठंडा पियोगे? कि अभी चाय पी लो, फिर 10 मिनट बाद कॉफ़ी पी लेना, फिर जाते थे ठंडा पिला देंगे। हाँ, पानी। तो ये सारे ड्रिंक्स हैं, बेवरेजेस हैं, ये सारे सब्स्टिट्यूट हैं, टी और कॉफ़ी। यहाँ पर इसमें और लगता है, इसमें लगता है एंड। क्लियर है? अब कार की मार्केट पर पेट्रोल का प्राइस असर डालेगा, डालेगा कि नहीं डालेगा? आज का रेट क्या है पेट्रोल का, बताओ। तुझे कैसे पता? आज ही डलवाया था। हाँ, 102 पॉइंट समथिंग, हाँ, सुबह सुबह। चलो ठीक है। तो पेट्रोल का प्राइस कार इंडस्ट्री को इफेक्ट करके जाएगा। कैसे करेगा देखो प्लीज। अब यहाँ पर जो हमने इसमें किया था, हमने एक ही कॉमोडिटी ली थी और उसी का प्राइस लिया था। मान लीजिए इसमें प्राइस, अनियन की एग्जांपल ली थी, वो छोड़ दो। अब हम इसमें सिर्फ ले रहे हैं पेट्रोल की एग्जांपल। पहले पॉइंट में प्लीज, पहले पॉइंट में हमने एग्जांपल चेंज कर दी पेट्रोल। अगर पेट्रोल का प्राइस ज़्यादा है तो पेट्रोल की डिमांड कम करोगे, अगर पेट्रोल का प्राइस कम है तो पेट्रोल की डिमांड ज़्यादा करोगे। लेकिन अब इसमें पेट्रोल के साथ क्या आ गया, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। या कार की बात कर लो, इसमें कार लगा लो, कार का प्राइस बढ़ेगा तो कार की डिमांड कम होगी। लेकिन अब इसमें कार के साथ क्या आ गया, पेट्रोल, जो कि कार की डिमांड को इफेक्ट करेगा। अब इसमें कार की डिमांड कर रहे हो और पेट्रोल का प्राइस कंसिडर करोगे कि नहीं करोगे? जब आप कार खरीदने जा रहे हो, जब आप एसी खरीदने जा रहे हो, तब आप बिजली के बिल को कंसिडर करोगे कि नहीं करोगे? कार के लिए पेट्रोल का प्राइस कंसिडर करोगे कि नहीं करोगे? अगर डीजल की कार है तो डीजल का प्राइस कंसिडर करोगे। क्लियर है? तो यहाँ पर क्या है, अगर पेट्रोल का प्राइस ज़्यादा है तब मार्केट में कार की डिमांड क्या होगी, कम होगी। अगर पेट्रोल का प्राइस कम है तो कार की डिमांड ज़्यादा होगी। यहाँ पर कार की डिमांड के ऊपर कार के प्राइस ने असर नहीं डाला, जैसे इस यहाँ पर डाला था। यहाँ पर कार की डिमांड के ऊपर किसके असर डाला, पेट्रोल के प्राइस ने। इसलिए टॉपिक क्या है, प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स। क्लियर है? तो क्वेश्चन कैसे आएगा, व्हाट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स? पॉजिटिव, पॉजिटिव आया ना। अगर पेट्रोल का प्राइस बढ़ेगा तो सॉरी नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, अगर पेट्रोल का प्राइस बढ़ेगा तो कार की डिमांड कम होगी। क्लियर है? अगर पेट्रोल का प्राइस कम होगा तो कार की डिमांड बढ़ेगी। इसमें भी नेगेटिव है, इसमें भी नेगेटिव है। चक्कर पड़ता है यहाँ पर सब्स्टिट्यूट में। कैसे? चाय और कॉफ़ी, आप मार्केट में चाय की डिमांड करने गए, लेकिन आप कॉफ़ी के प्राइस को भी कंसीडर करोगे। मान लीजिए आपने घर में फंक्शन करना है, अब आप ये सोच रहे हो कि जो गेस्ट आएंगे उनको चाय पिलाएं या कॉफ़ी पिलाएं। अच्छी तो यार कॉफ़ी लगती है, चलो कोई नहीं, दोनों के प्राइसेस को कंसीडर कर लेते हैं, जो सस्ता होगा उसकी डिमांड कर देंगे, वही पिला देंगे। ठीक है? अब मान लीजिए चाय की डिमांड करने गए हो, कॉफ़ी का प्राइस कंसीडर करोगे। चाय के कंपैरिजन में अगर कॉफ़ी सस्ती है
तब आप चाय की डिमांड क्या करोगे? कम कर दोगे, नहीं करोगे या कम कर दोगे। लेकिन अगर कॉफ़ी महंगी है तो चाय की डिमांड बढ़ा दोगे। क्लियर है? अब चाय की डिमांड के ऊपर चाय के प्राइस ने असर नहीं डाला, किसने असर डाला है? कॉफ़ी के प्राइस ने। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट के केस में अगर एक का प्राइस बढ़ता है तो दूसरे की डिमांड भी बढ़ती है, अगर एक का प्राइस कम होता है तो दूसरे की डिमांड भी कम होती है। अब फेंटा एंड वो है मरिंडा, इनमें से जो सस्ता होगा वो ले लोगे, दूसरे की डिमांड कम कर दोगे। मरिंडा का रेट कम है तो फेंटा की डिमांड कम कर दोगे, मरिंडा का रेट ज़्यादा तो फेंटा की डिमांड बढ़ा दोगे। क्लियर? ब्रांड्स हैं, तो यहाँ पर क्या रिलेशनशिप आ गया? पॉजिटिव। अदरवाइज अगर एक ही कॉमोडिटी है तब रिलेशनशिप हमेशा क्या रहता है? नेगेटिव। अगर रिलेटेड कॉमोडिटी है फिर देखना पड़ेगा कॉम्प्लीमेंट्री है या सब्स्टिट्यूट है। कॉम्प्लीमेंट्री में नेगेटिव होता है और सब्स्टिट्यूट में क्या होता है? पॉजिटिव। क्लियर हुई ये बात? आगे हम फैक्टर कर रहे हैं टेस्ट, फैशन। फोर्थ वन देखो। अच्छा, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स को डिनोट करते हैं PR से। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ वन देखो जी, फैशन एंड टेस्ट। अब ये तो आपको पता ही है, मार्केट में जिस चीज़ का फैशन है उसकी डिमांड, जिसका जो चीज़ आपको टेस्टी लगती है उसकी डिमांड ज़्यादा करोगे, जिसका फैशन नहीं है उसकी डिमांड, जो चीज़ टेस्टी नहीं लगती उसकी डिमांड कम। तो इसमें रिलेशनशिप क्या आ गया? पॉजिटिव। पॉजिटिव आ गया। फैशन है तो डिमांड है, फैशन नहीं है तो डिमांड नहीं है। क्लियर? अब अगला देखो, पॉपुलेशन। अगर पॉपुलेशन ज़्यादा है तो डिमांड भी ज़्यादा। पॉपुलेशन मतलब लोगों की गिनती, कितने लोग हैं। अब घर पे जितने ज़्यादा मेंबर होंगे चीज़ें तो उतनी आएंगी, जितने कम मेंबर होंगे उतनी कम चीज़ें आएंगी। अगर आप पूरे देश तक नहीं जाना चाहते अपने घर पर ही देख लो। तो पॉपुलेशन, मोर पॉपुलेशन मीन्स मोर डिमांड, लेस पॉपुलेशन मीन्स लेस डिमांड। क्लियर है? अब अगला करते हैं गवर्नमेंट पॉलिसी। सरकार की पॉलिसी क्या है? या तो सरकार टैक्स लगाती है, टैक्स ही लगाती है, या तो क्या टैक्स ही लगाती है, या क्या देती है? सब्सिडी देती ही नहीं है, जो देती थी वो भी ले ली। टैक्स और टैक्स, टैक्स और टैक्स, फिर भी लिख देते हैं सब्सिडी। चलिए, या तो सरकार टैक्स लगाती है या सब्सिडी देती है। टैक्स हमसे लेती है, सब्सिडी हमें देती है। सब्सिडी देने का मतलब प्राइस का कम करना, टैक्स लगाने का मतलब प्राइस का बढ़ाना। अगर टैक्स लग गया, प्राइस बढ़ गया तो डिमांड क्या हो जाएगी? कम। सब्सिडी दे दी, प्राइस कम हो गया तो डिमांड क्या हो जाएगी? ज़्यादा। बस देखना पड़ेगा ना कि गवर्नमेंट पॉलिसी में पॉइंट क्या आया। अगर टैक्स को लेके पॉइंट आएगा तब क्या होगा? नेगेटिव। सब्सिडी को नहीं, प्राइस ज़्यादा डिमांड कम, इसमें प्राइस दोनों में नेगेटिव है, दोनों में ही नेगेटिव है। जिसके ऊपर टैक्स लग गया, प्राइस ज़्यादा हो गया, डिमांड क्या होगी? कम हो गई। जिसके ऊपर सब्सिडी लगी, प्राइस क्या हो गया? कम, डिमांड क्या होगी? ज़्यादा। रिलेशनशिप दोनों में क्या है? नेगेटिव है। क्वेश्चन बस ये पूछ सकते हैं कि सब्सिडी का प्राइस के ऊपर क्या इफेक्ट आता है और टैक्स का प्राइस के ऊपर क्या इफेक्ट आता है। क्लियर हुई? अच्छा, फैशन में ना एक टॉपिक और रह गया करवाने वाला, वो करवाती हूँ, 1 मिनट पहले बाकी देखो। नेक्स्ट है अच्छा, गवर्नमेंट पॉलिसी से मैं दे नहीं रखा ना, लिख लो आप, गवर्नमेंट पॉलिसी का देख लेना, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स हैं अपार्ट फ्रॉम दीज। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का एग्जाम्पल रिपीट कर दो। कॉम्प्लीमेंट्री जो एक दूसरे को पूरा करती हैं, जिसका प्राइस दूसरे की डिमांड को के ऊपर असर डालते हैं।
कॉम्प्लीमेंट्री में ये चीज़ लेनी ही पड़ेगी, चाहे महंगी हो चाहे सस्ती हो, ठीक है। अगर पेन की इंक है, आप मान लो उसमें रिफिल डलता है, ठीक है, पेन बहुत महंगा है, लेकिन आपने पूछा कि इसका अकेले का पेन है जी 100 रुपीज़ का, इसका रिफिल ही पूरा 50 रुपये का है, तब आप पेन लेने से पहले सोचोगे कि हर बार मुझे रिफिल के ऊपर 50 रुपये लगाने पड़ेंगे। क्लियर है? तो पेन के ऊपर किसने असर डाला? इंक के प्राइस ने। समझ में आ गई बात? आगे देखिए, बात हो रही है, ये लिख लेना आप गवर्नमेंट पॉलिसी वाला पॉइंट। अदर फैक्टर एक लिख रखा है इसमें, कस्टमर्स एक्सपेक्टेशंस। अब आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है प्राइस को लेकर? अगर आपको ये लगे एक्सपेक्टेशन में कि फ्यूचर में इसका रेट बढ़ने वाला है, तब आज आप डिमांड क्या करोगे? ज़्यादा। अगर आपको ये एक्सपेक्टेशन होगी कि इसका रेट कम होने वाला है, तब आज आप डिमांड क्या करोगे? कम करोगे। तो इसमें क्या रिलेशनशिप आ गया? पॉजिटिव। क्लियर है? अदर फैक्टर्स में देखो क्या दे रखे है, कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन तो बता दिया मैंने कि मोर पॉपुलेशन मीन्स मोर डिमांड। अब आ गया कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन में किस टाइप के लोग हैं? घर की एग्जांपल ले लो, घर में अगर बच्चे ज़्यादा हैं तो बच्चों वाली चीज़ें आती हैं, घर में अगर बुज़ुर्ग ज़्यादा हैं तो बुज़ुर्गों वाली चीज़ें आएंगी। सिंपल कॉम्पोजिशन, मतलब उसी टाइप के आप डिमांड करोगे। इफ़ देयर आर मोर ओल्ड पीपल इन अ रीजन, द डिमांड फॉर स्पेक्टिकल्स, वॉकिंग स्टिक्स एक्सेट्रा विल बी हाई। फिर उस जगह पर एक आप ऐसी कॉलोनी में बैठे हो जहाँ पर सारे ओल्ड एज पीपल रह रहे हैं, तो उस जगह पर अगर आप खिलौनों की दुकान खोल के बैठोगे तो कैसे बिकेंगे? सीधी सी बात है। कॉलोनी में बच्चे ही बच्चे हैं, बूढ़ों वाली चीज़ें लेके बैठ गए तो कैसे बिकेंगी? तो देखना पड़ेगा ना कि मार्केट कैसी है, तो उसी की डिमांड ज़्यादा होगी। हम बात डिमांड की कर रहे हैं, ठीक है। Similarly, if the population consists of more of children, demand for toys, baby food, toffees, etc. will be more. अब हमारी गली में बच्चे बहुत हैं, बहुत बच्चे हैं, और हर कोई हर दूसरे घर में ना वो सामान रख के बैठ जाते हैं, टॉफ़ियों का घटिया से पैकेट लेके बैठ जाते हैं। बच्चों को चाहिए क्या? उनको ये कितने बच्चे हैं, वो मम्मा देना 5 रुपये, मम्मा देना 10 रुपये, 2 रुपये देना, 1 रुपये देना। एक बार तो 25 पैसे ढूंढ के ले गया। अगर तू मेरी इंसल्ट करवाएगा 25 पैसे में आएगा क्या? बस ऐसे ही कि चूरन की एक पाइप ले ली, बस जाना है। और गलियों में जो शॉप्स खुलती हैं वो ऐसे ही खुलेंगी, कोई स्टैंडर्ड का सामान तो नहीं होगा ना जो घरों में खोल के बैठ जाते हैं। बात ये है। चलिए आगे क्या दे रखे, बी में क्या दे रखे है, द लेवल ऑफ नेशनल इनकम एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना जो इतना बड़ा दे रखा है। इसमें सिर्फ ये पता देखना है कि इनकम ना हमें पता है हमारे देश की अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। अमीर और अमीर होते जाते हैं, गरीब और गरीब होते जाते हैं। अगर किसी रीजन में, किसी एरिया में, किसी सोसाइटी में रिच पीपल ज़्यादा है तो लग्जरी गुड्स की डिमांड ज़्यादा होगी। वहाँ पर आप सारी ब्रांडेड आइटमें ही बेचोगे, आप नॉन ब्रांडेड आइटम लेकर बैठ जाओगे तो कोई नहीं खरीदेगा। जिस लोकेलिटी में एवरेज पीपल हैं, पुअर पीपल हैं, तो वहाँ पर ब्रांडेड आइटम्स नहीं बिकेंगी, वहाँ पर नेसेसिटीज़ ही बिकेंगी। समझ में आ रही है बात? अगला क्या दे रखा है, कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटी एंड इंटरेस्ट रेट। आजकल कोई भी कैश पर परचेज करके तैयार नहीं होता, उनको होता है कि क्रेडिट पे परचेज कर ले तो बढ़िया, बाद में आराम से पैसे देते रहेंगे। कोई भी दुकानदार जो आपको क्रेडिट की फैसिलिटी देता है वहाँ पर डिमांड ज़्यादा होती है। अगर वो आपको क्रेडिट की फैसिलिटी नहीं देता, नो क्रेडिट ओनली कैश लिखा होता है, तो वहाँ पर डिमांड ऑटोमेटिकली कम हो जाती है, क्योंकि हर एक के पास पेइंग कैपेसिटी नहीं होती ऑन द स्पॉट। चीज़ें चाहिए होती हैं, नीड्स तो हर एक की हैं, हर एक को चीज़ें चाहिए, लेकिन पैसा कभी नहीं भी होता। फिर हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि उधार पर दे दे तो बढ़िया है, जब पैसे आ जाएंगे तब दे देंगे। तो जो बंदा उधार देने की मतलब सोच रखता है उसकी डिमांड भी क्या होती है, ज़्यादा। अब उधार वाली बात अलग होगी, अब एक आगे बात लोन की।
चीज़ें लेनी है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, टीवी भी परचेज़ करना है लोन पे परचेज़ करना है, फ़ोन परचेज़ करना है लोन पर लेना है, गाड़ी तो फिर आई जाएगी लोन पे। ठीक है, लोन लेने से पहले क्या देखोगे? रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है तो लोन ज़्यादा लोगे और डिमांड ज़्यादा करोगे, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है लोन कम लोगे और डिमांड भी कम करोगे। क्लियर हुई बात? एक इसमें दे रखे अराइवल ऑफ न्यू कंज्यूमर्स। कहते जब किसी कॉमोडिटी का प्राइस कम हो जाता है तब ऐसे लोग भी उस चीज़ को परचेज करना शुरू कर देते हैं जो पहले नहीं कर रहे थे। पहले ये चीज़ महंगी थी यार, मैं तो इसलिए नहीं परचेज कर रहा था, अब सस्ती होगी चलो अब मैं खरीद लेता हूँ। तो सस्ती होने से उस चीज़ के यूज़र्स बढ़ जाते हैं, उस चीज़ को खरीदने वाले लोग बढ़ जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली डिमांड बढ़ जाती है। ठीक है, चलो अब सस्ता होगी, इलेक्ट्रिसिटी के रेट कम हो गए, चलो मैं भी एसी लगवा लेता हूँ। पेट्रोल के रेट कम हो रहे हैं, सपने में हो रहे हैं, तो चलो मैं भी कार खरीद लेता हूँ, है ना। ऐसे तो ऐसे करके नए यूजर्स ऐड हो सकते हैं, तब तो उससे भी डिमांड बढ़ेगी। अल्टीमेटली क्या बोला है? प्राइस कम होने से डिमांड बढ़ेगी। हेडिंग क्या बना दिया? अराइवल ऑफ न्यू कंज्यूमर्स। क्लियर हुई बात? ठीक है, अब प्राइस अगर किसी भी चीज़ का कम होता है तो इससे आपकी सेविंग भी तो बढ़ती है। जो चीज़ पहले 10 रुपए की थी अब वो चीज़ 7 रुपए की होगी, तब कितने बच गए? 3। फिर आप बोलोगे 3 रुपए क्या मुड़वाने हैं, वापस क्या लेने हैं, 3 की ये चीज़ और डाल दे, तो ऑटोमेटिकली आपने डिमांड ज़्यादा कर दी। तब आप इसी पॉइंट को ना किसी भी एंगल से ले सकते हो, सेविंग के एंगल से ले लो, अराइविंग ऑफ न्यू कस्टमर के एंगल से ले लो, जैसे मर्जी करके ले। क्लियर हुई? बाकी कल करते हैं। ठीक है, थैंक यू। मतलब आपको पहले ही पता था कि मैंने बस फैक्टर्स ही करवाएगी।